वेलकम बैक। तो बेटा हम लोग बातचीत कर रहे थे फोटोग्रामेट्री सर्वे की। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की हम लोगों ने बातचीत कर ली एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर द फोटोग्रामेट्री सर्वे। फोटोग्रामेट्री का ये लास्ट लेक्चर होने वाला और लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर से यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। तो आपका जो अपकमिंग गेट 2023 का एग्ज़ाम है वहाँ पर इस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से जो रिमेनिंग कंसेप्ट्स हैं हमारे उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो दिस इज़ द फिफ्थ लेक्चर ऑन द फोटोग्रामेट्री वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्लाइट प्लानिंग। और फ्लाइट प्लानिंग में क्या क्या मेन चीज़ें हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। So whenever we will plan, we are going to collect the data with the help of the photograph. Certain planning is required. अब उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी बातचीत हम लोग करने वाले वन बाय वन। तो शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बेटा? शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? शुड वी स्टार्ट अवर डिस्कशन? ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और इन दिस लेक्चर वी विल कवर द कंसेप्ट ऑफ द ओवरलैपिंग। ये फोटोग्राफ में ओवरलैपिंग का क्या कंसेप्ट है, क्यों ओवरलैपिंग करते हैं। मोज़ेक इज द वर्टिकल फोटोग्राफ डिस्कस कर लेंगे बेटा। दूसरा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और यहाँ से ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एक्सपोजर इंटरवल क्या होता है, एयर बेस क्या होता है, क्रैप क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, सम मोर टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास रिलेटेड टू द फोटोग्रामेट्री सर्वे। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन और बातचीत को आगे ले चलते हैं। और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फोटोग्राफिक ओवरलैप। सब कुछ लिखा हुआ है एज यूजुअल जैसा आपको पता है, बट जैसा आपको पता है कि हम लोग पहले आसान भाषा में चीज़ों को समझेंगे भी। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा, दिस इज द एनी ग्राउंड। ये कोई एक ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। लेट्स से दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। दिस ग्राउंड इज हैविंग द डायमेंशन एल एंड बी। मान लो इसकी डायमेंशन जो है एल और बी है, तो ये पूरा एक आपको ग्राउंड दिख रहा है समथिंग लाइक दिस। नाउ आई वांट टू कलेक्ट द फोटोग्राफ। इस पूरे एरिया का मुझे फोटोग्राफी करना है, इस पूरे एरिया का मुझे फोटोग्राफी करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये एरिया बहुत ज़्यादा होगा, टू कवर द इंटायर एरिया, मुझे नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लेने पड़ेंगे, मल्टीपल फोटोग्राफ्स क्लिक करने पड़ेंगे, यस और नो? मल्टीपल फोटोग्राफ्स क्लिक करने पड़ेंगे, यस और नो? तो कितनी फोटोग्राफ क्लिक करें कि हम इस एरिया को कवर कर पाएं, दैट विल बी अवर डिस्कशन। बट यहाँ पर जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप। तो पहले मैं दो डायरेक्शन आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये सब कुछ एयर में हो रहा है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूँ ग्राउंड में, तो लेट्स से यू हैव डिफाइंड सम लाइंस लाइक दिस। बेटा ये कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं है, इनको बोलते हैं फ्लाइट लाइन, मतलब आपने ये बोला कि इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए ये पाथ है जिसको एयरक्राफ्ट फॉलो करेगा। तो एयरक्राफ्ट विल फॉलो दिस पाथ और इनको बोलते हो आप फ्लाइट लाइन, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है। तो जब एयरक्राफ्ट एयर में ये पाथ फॉलो कर रहा होगा, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे फ्लाइट लाइन। तो जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसने एक फोटोग्राफ क्लिक की, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एयर से एक फोटोग्राफ क्लिक की गई, तो दिस फोटोग्राफ विल कवर सर्टेन एरिया ऑफ द ग्राउंड। ये फोटोग्राफ जो आपने पहली फोटोग्राफ क्लिक की है, एक्सपोजर किया है, क्या ये ग्राउंड के कुछ एरिया को कवर करेगा? बोलो बेटा, क्या ये ग्राउंड के कुछ एरिया को कवर करेगा? तो इसी को आप दूसरे व्यू में भी देख सकते हैं। लेट्स सी द अनदर व्यू, वो थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए समझने के लिए। मान लो ये पूरा एरिया था, अब इसको कवर करने के लिए आई हैव डिफाइंड द
multiple flight lines. I have defined the, let's say, 2 flight lines. ये flight line 1 हो गई, तो aircraft will move along this path, then aircraft will move along this path. तो जब हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया होगा कहीं और इसने पहली फोटोग्राफ क्लिक की, तो मैं नहीं लगता करस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोग्राफ इसने ग्राउंड का कुछ एरिया कवर किया होगा. तो दिस इज द हैज्ड एरिया, जो फोटोग्राफ 1 में जो आपने ग्राउंड का एरिया कवर किया है. क्लियर है बेटा? क्लियर है? अगेन, और बाकी रिमेनिंग एरिया को कवर करने के लिए ये एयरक्राफ्ट आगे मूव करेगा, और लेट्स से फ्रॉम हेयर यू आर टेकिंग वन अदर फोटोग्राफ, और ये एरिया आपने कवर कर लिया इन द सेकेंड फोटोग्राफ. दिस इज द ग्राउंड एरिया दैट यू हैव कवर्ड इन द सेकेंड फोटोग्राफ. अब यार तुम इतनी ऊंचाई से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, तो मैं नहीं लगता है ये बीच का कुछ एरिया था जो छूट गया. ये बीच का कुछ एरिया था जिसकी फोटोग्राफी नहीं हो पाई. ये बीच का कुछ एरिया था जिसकी फोटोग्राफी नहीं हो पाई. डेटा तो पूरे एरिया का चाहिए था ना. डेटा को तो पूरे एरिया का चाहिए था ना. फोटोग्राफ तो पूरे एरिया की चाहिए थी, तभी तो इन फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करके हम कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे. तो ऐसे हालात ना हो, ऐसे हालात ना हो, इसलिए जो आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? क्या मैं इसको बोल सकता हूं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन? तो इफ दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी द लेटरल डायरेक्शन. दिस इज गोइंग टू बी द लेटरल डायरेक्शन. तो मैंने यहां पर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया बेटा ओवरलैप का. और ओवरलैप का कंसेप्ट क्या है कि व्हेनेवर वी विल कवर द एरिया विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफ, हम फोटोग्राफ की ओवरलैपिंग करने वाले हैं. हम फोटोग्राफ की ओवरलैपिंग करने वाले हैं. ओवरलैपिंग 2 डायरेक्शन में करेंगे. एक होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप और एक होगा आपका साइड ओवरलैप. क्यों करेंगे? रीजन तुम्हें पता है, ताकि कोई भी एरिया हमारा स्किप ना हो, छूटे ना. और भाई सेम एरिया को हम मल्टीपल फोटोग्राफ्स में कवर करेंगे. उससे एडवांटेज क्या होगा? उन फोटोग्राफ्स को इंटरप्रेट करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. किसी भी मिसिंग इंफॉर्मेशन को, ग्राउंड के किसी भी मिसिंग पोर्शन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर एक ही एरिया आपका मल्टीपल फोटोग्राफ में है तो. तो दैट्स व्हाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ द ओवरलैपिंग. तो सही तरीका क्या है फोटोग्राफ लेने का? सही तरीका क्या है फोटोग्राफ लेने का? तो वी विल टेक द फोटोग्राफ समथिंग लाइक दिस. तो एक फोटोग्राफ आपने ले ली, यू हैव टेकन वन फोटोग्राफ. नाउ व्हाट नेक्स्ट? नाउ व्हाट नेक्स्ट? अगली जो फोटोग्राफ लेंगे बेटा, लेट्स से वी आर टेकिंग द फोटोग्राफ फ्रॉम दिस पोजीशन. लेट्स से आई एम टेकिंग द नेक्स्ट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ 2 फ्रॉम दिस पोजीशन, और इसके करेस्पॉन्डिंग अब मैं ये एरिया कवर कर रहा हूं. नाउ करेस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड फोटोग्राफ आई एम कवरिंग दिस एरिया. तो मैं नहीं लगता है ये पोर्शन ओवरलैप हो गया. मतलब ये ग्राउंड का ये वाला पोर्शन पहली फोटोग्राफ में भी मिलेगा और सेकेंड फोटोग्राफ में भी मिलेगा. समझ में आ गया बेटा? तो जब कभी भी इन दोनों फोटोग्राफ को अरेंज करना होगा डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए, तो तुम्हें नहीं लगता है फर्स्ट फोटोग्राफ के बाद इस ओवरलैपिंग एरिया की हेल्प से हम सेकंड फोटोग्राफ, थर्ड फोटोग्राफ, फोर्थ फोटोग्राफ बहुत आसानी से सभी फोटोग्राफ को अरेंज कर पाएंगे. और साथ साथ ये भी इंश्योर कर पाएंगे, साथ साथ ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे इस सर्वे में कोई भी ग्राउंड की इंफॉर्मेशन मिस नहीं हुई है. सब कुछ हमने कवर किया है. क्योंकि ये ओवरलैपिंग जो आपने प्रोवाइड किए, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप. जब आपका एयरक्राफ्ट अब इसको कवर करना है,
इसको कवर करने के लिए वी हैव टू टेक वन मोर फोटोग्राफ, इसको कवर करने के लिए वी हैव टू टेक वन मोर फोटोग्राफ, अगेन वी विल प्रोवाइड सम ओवरलैपिंग। फिर से आपने ये लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग प्रोवाइड की है। जब इस पूरे फ्लाइट लाइन को आपने कवर कर लिया, देन नाउ आफ्टर दैट योर एयरक्राफ्ट विल फॉलो दिस फ्लाइट लाइन टू। और जब वो यहां पर बेटा फोटोग्राफ क्लिक करेगा, तो लेट्स से द फ्लाइट, दिस इज गोइंग टू टेक द फोटोग्राफ समथिंग लाइक दिस। यहां पर इसने अगली फोटोग्राफ ली। दिस फोटोग्राफ के करस्पॉन्डिंग लेट्स से यू आर कवरिंग दिस ग्राउंड एरिया, लेट्स से यू आर कवरिंग दिस ग्राउंड एरिया। तुम्हें नहीं लग रहा है अब ये जो ओवरलैपिंग आपने प्रोवाइड की है, ये जो ओवरलैपिंग आपने प्रोवाइड की है, ये साइड ओवरलैप है, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं लेटरल ओवरलैप। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जो भी फोटोग्राफ आपने ली है उसका सेंटर पोर्शन जो होगा वो आपके लिए यूजफुल होगा। एज अ प्रिकॉशन वी आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल लैप, एज अ प्रिकॉशन वी आर प्रोवाइडिंग द लॉन्गिट्यूडनल लैप। कलर 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 कलर, ये क्या हो गया? As a precaution, you are providing the longitudinal lab something like this, and you are providing the side lab something like this. ये कंसेप्ट है ओवरलैप का, ये कंसेप्ट है ओवरलैपिंग का। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? यस और नो? अब पढ़ लो, अब अंग्रेजी देख लो, अब अंग्रेजी देख लो। इन एरियल सर्वे वर्टिकल फोटोग्राफ्स आर टेकन एट द प्रॉपर इंटरवल to give the desired overlap of photographs in the strip. The photographs are exposed in such a way that any two consecutive photographs have some common coverage. This overlapping of the photograph along the flight strip is known as the longitudinal overlap. एंड इसको आप एंड लैप भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड ओवरलैप बोल सकते हैं, सिंपली ओवरलैप बोल सकते हैं। लेटरल डायरेक्शन वाले को आप क्या बोल सकते हैं? लेटरल बोल दीजिए, साइड बोल दीजिए, सब बढ़िया है। जनरली जब आप फोटोग्रामेट्री करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप हम रखते हैं अप टू 60%, और साइड लैप जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 15 से 35% प्रोवाइड करते हैं। The discussion about the longitudinal lap and the lateral lap, side lap is clear to everyone? Is clear to everyone? एडवांटेज क्या होते, सब बता दिया, सब बता दिया, बस लिखा हुआ है। एडवांटेज क्या होते हैं? द एंड लैप गिव्स द कवरेज ऑफ द इंटायर स्ट्रिप फ्रॉम टू व्यू पॉइंट्स। फोटोग्राफिक की एनालिसिस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी। ये जो अभी आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, इनसे डेप्थ परसेप्शन, इनसे डेटा का इंटरप्रिटेशन, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी, एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोपी। स्टीरियोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोप, उसको बोलते हैं स्टीरियोस्कोप। तो जब आपके पास ओवरलैपिंग वाली फोटोग्राफ होती हैं तो स्टीरियोस्कोप में देखने पे उनका मेजरमेंट जो होता है वो आपके लिए आसान हो जाता है। क्लियर है बेटा? इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, बाय प्रोवाइडिंग द ओवरलैप हम अपनी इमेज प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द ओवरलैप। और कोई एडवांटेज है क्या सर? और कोई एडवांटेज है क्या सर? बिल्कुल है। डिटोरिएशन ऑफ द फोटोग्राफ कॉज्ड बाय द टिल्ट, जो टिल्ट की प्रॉब्लम हो रही थी, रिलीफ की जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये आप क्या कर सकते हैं? ये एजेस पे ही होगी,
और जिसकी वजह से अगर आपने ओवरलैपिंग कर रखी है तो आप उस एजेस वाले पोर्शन को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। एनालिसिस के लिए फोटोग्राफ के उस पोर्शन को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी ओवरलैप्ड फोटोग्राफ है वो। तो सेंट्रल पोर्शन जो है हमारा फोटोग्राफ का, जिससे आपको इमेज की प्रोसेसिंग करनी है, उससे आप सही इमेज को, सही इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। और ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड द लॉन्गिट्यूडनल लैब एंड साइड लैब। because you have provided the longitudinal lab and side lab. It is side lab is not provided, some gaps of uncovered portion would be there, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका डेटा मिस हो सकता है, इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है। बट किसी एक में तो करेंगे ना। क्यों एक में करेंगे? पूरे एरिया को कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओवरलैपिंग। जैसा मैंने अभी इस डायग्राम में आपको दिखाया बेटा, ये फोटोग्राफ में यहां तक का एरिया कवर हो रहा है, नहीं थी जरूरत, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे, लेकिन एक फोटोग्राफ ना क्लिक करनी पड़े उसके चक्कर में ये एरिया छोड़ थोड़ा देंगे। उसके चक्कर में इस रीजन से हम जो हमारा डिजायर्ड एरिया था उसको छोड़ तो नहीं देंगे ना, पूरा एरिया कवर करेंगे ना। जाहिर सी बात है, अगर ये एरिया आपको कवर करना था तो इसका कोई भी पोर्शन ऐसा ना हो कि जिसकी तुम्हारे पास फोटोग्राफी नहीं है। तो सर्वे करने का मतलब क्या हुआ? तो सर्वे करने का मतलब क्या हुआ? अब कुछ पोर्शन छूट गया है, दोबारा से हवाई जहाज लेके पहुंच जाएं, इतना आसान नहीं है। तो दो चार फोटोग्राफ अगर ज्यादा क्लिक कर लेंगे तो जीवन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर एक भी पॉइंट फोटोग्राफ का डेटा मिस हो गया तो खेल खराब हो जाएगा, तो खेल खराब हो जाएगा। फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे, फिर बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे। क्लियर है बेटा? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। So I think the discussion about the overlapping is clear to everyone. बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट था ओवरलैपिंग का, ये कंसेप्ट था ओवरलैपिंग का। यहाँ से मेन खेल है एरिया कवर्ड बाय अ फोटोग्राफ। बहुत सिंपल सी बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं, कोई मेथड वेथड नहीं है भाई, कोई मेथड वेथड नहीं है, सब सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, समझेंगे। अभी आपने बोला कि सर इस फोटोग्राफ के करस्पॉन्डिंग मैंने ग्राउंड में कुछ एरिया कवर किया है, इस फोटोग्राफ के करस्पॉन्डिंग मैंने ग्राउंड के कुछ एरिया को कवर किया है। लेकिन यार एक बात बताओ, अभी अभी तुमने ओवरलैपिंग भी कर दी है, अभी अभी तुमने ओवरलैपिंग भी कर दी है, तुम्हें नहीं लगता है कि अब जो नेट कवर एरिया होगा वो कम हो जाएगा? मेरा इच्छाएं सिर्फ इतनी है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि एक फोटोग्राफ ने करस्पॉन्डिंग ग्राउंड का कितना एरिया कवर किया है। तो अगर मैं किसी भी तरीके की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी तरह की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं सिंपल बोल सकता हूं जो लेंथ और स्केल, लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ, दिस इज द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ, इसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एल और कैपिटल बी या फिर डब्ल्यू यूज कर लो, कितना आपने कवर किया है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी ओवरलैपिंग। लेंथ इंटू स्केल, विड्थ इंटू स्केल, मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया निकल आएगा। अरे इस स्मॉल एल के करस्पॉन्डिंग कितना कैपिटल एल होगा ये तो स्केल से बता सकते हैं। स्केल इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस, फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। So we can easily relate this small l and capital L with the help of the scale। और वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल निकालना तुम्हें आता है, और वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल निकालना तुम सभी को आता है। तो ये तो कहानी तब वैलिड है जब ओवरलैपिंग नहीं करी है, लेकिन बिना ओवरलैपिंग के कोई भी फोटोग्राफ हम लेंगे नहीं, बिना ओवरलैपिंग के हम कोई भी फोटोग्राफ लेंगे नहीं, ये भी हम जानते हैं।
Yes or no? So what we should do? क्या बोला गया? नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया जब आपने नो ओवरलैपिंग की है। उसका पहले केस समझ लेते हैं, देन वी विल सी द कंसेप्ट ऑफ द ओवरलैप। तो भैया नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितनी रिक्वायर्ड होंगी? कॉमन सेंस की बात है। अगर ये टोटल एरिया, चलो नो ओवरलैपिंग का केस देखो, मैं बोल रहा हूं ये टोटल ग्राउंड एरिया है, ये टोटल ग्राउंड एरिया ए है। एक फोटोग्राफ कितना ग्राउंड एरिया कवर कर रही है? लेट्स से वन फोटोग्राफ इज कवरिंग अ ग्राउंड एरिया दैट इज स्मॉल ए। टोटल एरिया जो है कैपिटल ए, एक फोटोग्राफ ग्राउंड का कितना एरिया कवर कर रही है? दैट इज द स्मॉल ए। एंड व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी फोटोग्राफ लेनी पड़ेंगी? अरे इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए टोटल एरिया ऑफ द ग्राउंड एंड एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड। लेकिन अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप प्रोवाइड किया है, लेकिन अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल लैप और साइड लैप प्रोवाइड किया है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई। देखो जरा, पहले सब छोड़ो, इधर आओ। ये ग्राउंड का एरिया था, यह आपकी एक फोटोग्राफ थी, इसकी डायमेंशन एल और बी है। मान लो आपने लॉन्गिट्यूडनल लैप प्रोवाइड किया परसेंटेज एल, पीएल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, परसेंटेज एल, स्मॉल पी और एल से, एल मतलब लॉन्गिट्यूडनल लैप, पीएस से आपने परसेंटेज में बता दिए कितने परसेंट हम लैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया इसके करेस्पॉन्डिंग, इसके करेस्पॉन्डिंग, किसके करेस्पॉन्डिंग? इसके करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड में भी तो कोई डिस्टेंस कवर की होगी। यस और नो? सिमिलरली इसके बी के करेस्पॉन्डिंग ग्राउंड में भी तो कोई विड्थ कवर की होगी। यस और नो? खेल खत्म। मान लो पीएल इज द लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप, परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप। मान लो पीएल इज द परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप, पीडब्ल्यू इज द परसेंटेज साइड लैप, पीडब्ल्यू इज गोइंग टू बी द परसेंटेज साइड लैप, एल इज द लेंथ ऑफ द ग्राउंड जिसका आपको सर्वे करना है, डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द ग्राउंड जिसका आपको सर्वे करना है, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द फोटोग्राफ इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, स्मॉल डब्ल्यू इज द विड्थ ऑफ द फोटोग्राफ इन द लिटरल डायरेक्शन। और एस है अपना प्यारा सा स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, एस है अपना प्यारा सा स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। ये टर्म क्लियर है? ये नोटेशंस क्लियर है बेटा? ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ये नोटेशन सभी को क्लियर हैं? यस और नो? ऐसा कोई जरूरी थोड़ा है कि फोटो की डायमेंशन सेम ही हो, नहीं, जो भी डायमेंशन होगी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द नोटेशन स्मॉल एल एंड स्मॉल डब्ल्यू टू डिफाइन द डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ। अरे जितनी भी फोटोग्राफ होती हैं, क्या सबकी डायमेंशन सेम होती हैं क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो। कुछ नहीं, फिर से रिपीट कर देता हूं। लॉन्गिट्यूडनल लैप पीएल, साइड लैप पीडब्ल्यू, एल इज द ग्राउंड की डिस्टेंस, स्मॉल एल इज द फोटोग्राफ की लेंथ, डब्ल्यू इज द ग्राउंड की विड्थ, स्मॉल डब्ल्यू इज द फोटोग्राफ की विड्थ, एस इज द स्केल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस बी को हटा के लो मैंने कर दिया, इस बी को हटा के लो मैंने कर दिया विड्थ। स्मॉल एल और स्मॉल डब्ल्यू फोटोग्राफ की डायमेंशन है, कैपिटल एल और कैपिटल डब्ल्यू ग्राउंड की डायरेक्ट डायमेंशन है। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। ओके, तो सर अब क्या करें? एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ निकालना है भाई। नंबर ऑफ फोटोग्राफ निकालने के लिए टोटल ग्राउंड का एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया, टोटल एरिया कवर्ड बाय, और इसको अगर और तमीज से लिख दूं
तो टोटल ग्राउंड एरिया, टोटल ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ, टोटल ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ। कुछ नहीं करना भैया, स्मॉल एल के करस्पॉन्डिंग, इधर देखना खेल है, खेल खेल, स्मॉल एल के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड में कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो निकाल दें। कुछ है ही नहीं। अगर मान लो परसेंटेज लॉन्गिट्यूडनल लैप 0 है, तो भैया ये फोटो की डिस्टेंस, ये ग्राउंड की डिस्टेंस, बीच में लगा हुआ है स्केल, बीच में लगा हुआ है स्केल। अगर लॉन्गिट्यूडनल लैप 60% है, 1 माइनस 0.6। अगर लॉन्गिट्यूडनल लैप 50% है, 1 माइनस 0.5। विद द हेल्प ऑफ द स्केल वी कैन कनेक्ट, with the help of the scale we can connect photo distance and the ground distance। तो एक फोटोग्राफ में एल के रिस्पॉन्डिंग, एल के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड में कितनी लेंथ आप कवर कर रहे हैं, ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलो बेटा। सिमिलरली फोटोग्राफ के विड्थ के करस्पॉन्डिंग, यहां पर स्मॉल w होगा, फोटोग्राफ के विड्थ के करस्पॉन्डिंग, फोटोग्राफ के विड्थ के करस्पॉन्डिंग हम ग्राउंड में कितनी विड्थ कवर कर रहे हैं ये भी तो निकाल सकते हैं। PW इज द साइड लैब, PW से रिप्रेजेंट कर दो, PS से रिप्रेजेंट कर दो, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे रिप्रेजेंट कर दो। और तुम्हें नहीं लगता है एक फोटोग्राफ ग्राउंड का कितना एरिया कवर करेगा, वो कैपिटल L और कैपिटल W के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। This will be the net ground area covered by each photograph, covered by one photograph। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा, होगा या नहीं होगा? तो अब खेल खत्म। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, कैपिटल A टोटल ग्राउंड का एरिया डिवाइड बाई एरिया कवर्ड बाई नेट ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई ईच फोटोग्राफ। देखो बेटा, इस तरीके के नंबर ऑफ फोटोग्राफ में दो तरीके के सवाल बनते हैं। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स वाले कंसेप्ट की अगर बात करें, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स वाले कंसेप्ट की अगर बात करें तो दो तरीके के सवाल बनते हैं। अपनी सहूलियत के लिए इनको जरा हम समझ लेते हैं केस 1 और केस 2 के फॉर्म में। केस 1 की अप्रोच क्या है? जब वो टोटल एरिया आपको बता देगा कि भाई इतना एरिया, लेट से 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जिसकी फोटोग्राफी आपको करनी है, तो वो अप्रोच आप लगाएंगे जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस की है। एक तरीका और है। अब सवाल क्या करेगा, वो एरिया आपको ओवरऑल एरिया ना दे के L और W के टर्म्स में एरिया देगा, L और W के टर्म्स में एरिया देगा। देन वी हैव वन मोर अप्रोच। दोनों से आंसर सेम नहीं आएगा, तो अब बोलेगा सेम एरिया अगर ऐसे दे दिया उसने कि 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का एरिया है, समझ रहे हो, यहां पर डायमेंशंस गिवन है, यहां पर टोटल एरिया गिवन है। दोनों ही तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे और दो ही केस हैं। तो सवाल में कभी बताया नहीं जाएगा कि आपको कब कौन सी अप्रोच लगानी है। सवाल में ऐसा कभी नहीं बताया जाएगा कि आपको कब कौन सी अप्रोच लगानी है, केस 1 है कि केस 2 है। ये आपको समझना पड़ेगा और आपको समझने में आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे। एरिया सेम है, तरीका अलग अलग है। एरिया सेम है, तरीका अलग अलग है, यही तो बताना चाह रहा हूं। इसीलिए दोनों जगह एरिया सेम रखा है। दोनों ही केस में अप्रोच विल बी डिफरेंट। तो दूसरे अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे, चल कर लें। तो जब हमें टोटल एरिया पता है
तो हम ये कंसेप्ट लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स विल बी इक्वल टू ए बाई ए, जो अभी आपने पढ़ा है, जो अभी आपने पढ़ा है. If the overall area is given to you, we will apply this approach that we have just discussed. लेकिन बेटा, लेकिन अगर डायमेंशंस गिवन है, फॉर दैट वी आर हैविंग द डिफरेंट अप्रोच, और ये वाली अप्रोच ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाली अप्रोच ज्यादा एक्यूरेट है. लेट्स सी, एरिया कवर्ड बाय वन फोटोग्राफ, कहानी वही है. तो लिख दिया मैंने, व्हेन ग्राउंड एरिया इज गिवन एज L1 और B1 के टर्म में अगर आपको एरिया गिवन है, L1 और B1 के टर्म में अगर बेटा आपको एरिया दिया गया है, डायमेंशंस गिवन है, देन द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इज गिवन बाय, कैसे निकाल सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल, ये मुझे दिया गया L1, ये दिया गया मुझे B1. इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए मैंने इसको दो स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया. आई हैव डिवाइडेड द एंटायर एरिया इनटू टू स्ट्रिप, टू फ्लाइट लाइन की हेल्प से 3 स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, ऐसे बोल सकते हैं. यस और नो? तो तुम्हें नहीं लगता है इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप रिक्वायर्ड है? इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप रिक्वायर्ड है? अगर हम ये निकाल लें और ये भी पता कर लें कि एक स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है, एक स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड हैं, तो मैं नहीं लगता है मेरे लाल, अगर इन दोनों बातों का, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पता चल जाएंगी. अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए मैं कैलकुलेट कर लूं नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी होंगी, और ये भी मैं कैलकुलेट कर लूं कि एक स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ हमें क्लिक करनी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आपको टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स बता देगा टू कवर दिस एरिया? बोलो बेटा, टू कवर दिस एरिया, यस और नो? यस और नो? कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा बेसिक का गेम है. सभी बेसिक कंसेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं. एक टॉफी 1 रुपए की मिलती है तो 5 टॉफी कितने की मिलेंगी? 15 टॉफी 15 रुपए की मिलती है तो एक टॉफी कितने रुपए की मिलेंगी? बस वही खेल चल रहा है, बस वही खेल चल रहा है, बस वही खेल चल रहा है. एंड आई होप आप इस खेल को अच्छे से समझ पा रहे हैं. यस और नो? देखो क्या बोलना है मैंने, N1 इज द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स इन ईच स्ट्रिप. हर स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है वो है N1. इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप रिक्वायर्ड है वो है N2. अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल, अगर ये सब कुछ पता चल गया है तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर द एंटायर एरिया n is going to be N1 into N2. n is going to be N1 into N2. होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो अब बचा क्या? ये देखो, अब ये N1 और N2 निकाल लें. 10 नेट लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ. पता है तुम्हें एक फोटोग्राफ कितना ग्राउंड का लेंथ कवर कर रहा है? अभी बताया. नेट लेंथ कवर्ड बाय विड्थ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ. विड्थ भी पता आपको, विड्थ भी पता है.
विड्थ भी पता है। अरे यार, ये टोटल डायमेंशन थी L1, ये टोटल डायमेंशन थी W1। तो मुझे क्या बता सकते हो, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड होंगी? इस टोटल एरिया को कवर करने के लिए कितनी स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड होंगी? कैसे पता चलेगा? तो भैया, टोटल विड्थ जो है वो W1 है, टोटल विड्थ जो है वो W1 है, टोटल विड्थ जो है बेटा वो W1 है। एक फोटोग्राफ कितनी विड्थ कवर कर रहा है? वो W है। एक फोटोग्राफ स्मॉल W के करस्पॉन्डिंग कितनी विड्थ कवर कर रहा है? वो कैपिटल W है। तो W डिवाइड बाई W, एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप ले लें ताकि कोई भी एरिया छूट ना जाए। एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप ले लें ताकि कोई भी एरिया छूट ना जाए। क्या इस तरीके से नंबर ऑफ स्ट्रिप्स निकाल सकते हैं? बोलो बेटा, बोलो। सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड हैं? नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड इन ईच स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड हैं? तो टोटल लेंथ कवर करनी है आपको L1। स्मॉल एल के करस्पॉन्डिंग, स्मॉल एल के करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड में डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो है कैपिटल L। अगेन तो कहना इससे L1 प्लस L, L1 बाई L प्लस 1। बोलो बेटा, बोलो। तो कुछ भी छूट ना जाए इसलिए एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ ले रहे हैं। लेटरल डायरेक्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना छूट जाए इसलिए आपने एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप ले ली थी। अरे जो स्ट्रिप डिवाइड करोगे वो तो विड्थ के अलोंग लेटरल डायरेक्शन में ही कर रहे हो ना। नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आप कैलकुलेट कर रहे हो बेटा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आप कैलकुलेट कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द स्ट्रिप वी हैव कंसीडर्ड विड्थ। For the calculation of the number of photographs required in each strip, we have considered length. और भैया, अगर ये पता चल गए, अगर ये पता चल गए तो बचा क्या? तो बचा क्या? तो नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड is going to be N1 into N2. The point is clear to everyone. तो कितनी स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड हैं ये कैलकुलेट कर लीजिए, कितनी फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है हर स्ट्रिप में ये कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पता चल जाएंगी। ये अप्रोच कब लगेगी? जब हमें ग्राउंड की डायमेंशंस पता होंगी, जब हमें ग्राउंड की डायमेंशंस पता होंगी, जब हमें ग्राउंड की डायमेंशंस पता होंगी। अगर ओवरऑल एरिया पता है, अप्लाई केस 1, कैपिटल A बाई स्मॉल a, कैपिटल A बाई स्मॉल a। चलें आगे, चलें आगे बेटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। यू विल फाइंड क्वेश्चन इन DPP, जरूर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। बता दिया जाएगा बेटा, सवाल में बताया जाएगा, मुझे क्या पता। सवाल में बताया जाएगा कि जो सर्वे वहां पर किया गया था वहां पर लॉन्गिट्यूडनल लैप कितना था, वहां पर साइड लैप कितना था, स्केल कितना था, सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। तो अभी हम लोगों ने केवल कंसेप्ट डिस्कस किया है, हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट बिफोर दैट आप सभी लोग इन कंसेप्ट्स को अप्लाई जरूर करिए और खुद से करिए। So you will find some question in your DPP related to the calculation of the number of photographs required. अप्रोच मैंने डिस्कस कर लिए हैं, केसेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने डिराइव किया है, सब कॉमन सेंस से खेला भाई।
सब कॉमन सेंस से खेला है और उसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। उसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लाइट प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया, एंड दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। डिटेल में हम लोगों ने उसके बारे में बातचीत कर ली है। बिल्कुल एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेनी पड़ेगी बेटा, एक्स्ट्रा फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी। जो लास्ट का एज वाला पोर्शन है वो छूट गया तो क्या करोगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में? लेटरल डायरेक्शन में अगर कोई पोर्शन छूट गया जो फोटोग्राफ में कवर नहीं हुआ था, तो फॉर दैट वी विल गो फॉर वन मोर स्ट्रिप, वी विल गो फॉर वन मोर फोटोग्राफ इन ईच स्ट्रिप टू मेक श्योर पूरा एरिया आप कवर कर रहे हैं, पूरा एरिया आप कवर कर रहे हैं, ग्राउंड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूट रही है। क्लियर है? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बहुत बढ़िया। चलिए, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद सम मोर बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये एक्सपोजर इंटरवल क्या होता है? अभी तो बताया, पहली फोटोग्राफ, ये एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, पहली फोटोग्राफ ली, कितने टाइम इंटरवल के बाद, कितने टाइम इंटरवल के बाद ये दूसरी फोटोग्राफ क्लिक करेगा, इसको बोलते हैं एक्सपोजर इंटरवल, इसको बोलते हैं एक्सपोजर इंटरवल। सर कब तक खत्म हो जाएगा सर्वे? कल। टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, विल बी द लास्ट सेशन ऑफ द सर्वेइंग। तो कल हम लोग पहले लेक्चर में बात करेंगे जीपीएस, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बारे में, और लास्ट लेक्चर में कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टोटल स्टेशन के बारे में बात कर लेंगे, ईडीएम के बारे में बात कर लेंगे। ये बातचीत करके अपने डिस्कशन को हम लोग क्लोज करेंगे। नहीं, सर्वे के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सर्वे के बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो फ्रॉम मंडे प्लानर आई थिंक अपडेटेड होगा, ऐप पर आप चेक कर सकते हैं। मंडे से आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, नेक्स्ट फैकल्टी मिलने वाले हैं आपको। अभिषेक सर इज गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, प्लानर अपडेटेड होगा, सोम स्टार्ट होगा, और अभिषेक सर सोम स्टार्ट कर रहे हैं इस बैच में। तो आप सभी लोग उन क्लासेस को ज्वाइन करिए और अच्छे से सोम के कंसेप्ट्स को कवर करिए। मेरी मुलाकात होगी आपसे अब इसके बाद। इस बैच में अगर मैं बात करूं तो हम लोग मिलेंगे जब ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो आई विल स्टार्ट, आई विल कवर द कंसेप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तब आपसे मुलाकात होगी। कल अपनी टाइमिंग एज इट इज है, 7 to 9 वाला स्लॉट रहेगा और 9:30 to 11:30 वाला स्लॉट रहेगा। तो जैसे ही हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, बट स्लॉट वही है, स्लॉट वही है, बिल्कुल बिल्कुल टाइमिंग वही है बेटा, बैच की टाइमिंग वही है। अरे ऐसे मत मिस करो, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम तो और यार इमोशनली कर दोगे क्या? तो आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पार्ट, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और सर्वेइंग वाला पार्ट। ठीक है? तो अभी अलग अलग बैचेस में, प्रैक्टिस सेशन में, क्रैश कोर्स में, फुल कोर्स में कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होती रहेगी। अरे ठीक है, बस करो अब, इमोशनल करके रुला ही दोगे क्या? बोलो भाई। देखो ऐसा करोगे तो फिर अभी सर्वे ही चलता रहेगा पूरे साल तक। हाँ, पूरे साल तक सर्वे ही पढ़ते रहेंगे, बट एग्जाम नहीं क्रैक होगा। फिर एग्जाम नहीं क्रैक होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है।
तो फिर मुलाकात होगी अगले सब्जेक्ट में। अरे अभी तो कल मिल रहे हैं यार तुम लोग तो, और हाँ। हम्म, चलें। बिल्कुल बेटा। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव। ये जो एनर्जी मिलती है वो आप लोग की वजह से ही मिलती है, आप लोग के इसी रिस्पॉन्स की वजह से मिलती है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर योर लव। और इसी तरीके से वी आर कमिटेड, अगेन आई एम रिपीटिंग, आवर इंटायर टीम इज कमिटेड टू जस्ट प्रोवाइड यू द बेस्ट। जो आपके एग्जाम जो आपके एग्जाम के लिए जो कुछ भी जरूरी है, उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है पूरे टीम की तरफ से। ये बात आपको मैं बता देता हूँ। द टीम आर वर्किंग कंटिन्यूअसली, वर्किंग फॉर ऑल ऑफ यू, एक एक एस्पेक्ट में, वेदर इट मे बी अ प्रॉब्लम्स, वेदर इट मे बी अ टेक्निकल इश्यूज, वेदर इट मे बी अ एकेडमिक सेशंस, एकेडमिक कंटेंट, सब कुछ लगातार तैयारी युद्ध स्तर पे चल रही है। समझ रहे हो? तो जितनी जितनी तुम मेहनत अपनी तैयारी के लिए कर रहे हो ना, उससे बहुत ज्यादा मेहनत आपके साथ जो लोग हैं, आपके इस जर्नी में जो लोग हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है। इसीलिए मैं वो आपको बोलता हूँ, थोड़ा सा इम्पेशंस रखना है हमें, और थोड़ा सा भरोसा रखना है। और भरोसा कहने से नहीं आता है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। शायरी नहीं आती मेरे को यार, शायरी वायरी सच में मेरे को नहीं आती। ठीक है। मुझे जो आता था मैंने तुम्हें बता दिया, बस यही आता मुझे, इसके अलावा कुछ नहीं आता। जो कुछ भी मुझे आता था वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो कल बता दूंगा। हम्म। ठीक है। तो अभी बहुत सारे आपके सेशंस हैं, वहां पर आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। सॉन्ग, तुम्हें लगता है मेरी आवाज़ सुन के कि हम सॉन्ग भी सुना पाएंगे तुम्हें? हाँ? मोटिवेशनल एक बोल दीजिए। अरे तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड हो यार, तुम सब चीता हो। तुम्हें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम अपना इतिहास खुद लिखने के लिए आए हो, पता है? कोई तुमसे इतिहास लिखवाएगा नहीं, तुम अपना इतिहास खुद लिखोगे। वो अलग बात है कि तुम अपने ऊपर बोलते ना, टैलेंट बहुत है बट कभी घमंड नहीं किया। ये तो तुम्हारी वो है। इतने हम्बल हो तुम, इतने पोलाइट हो कि इतने टैलेंटेड और इतने कॉन्फिडेंट और इतने मोटिवेटेड होने के बावजूद भी थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है तुम में। समझ रहे हो? तो तुम इतिहास रचोगे। मेहनत करते रहो, तुम इतिहास रचोगे। ठीक है। हो गए मोटिवेट? हाँ, इधर आओ, मोटिवेट कर दीजिए। पढ़ना लिखना नहीं है, पर मोटिवेट होने से नंबर नहीं मिलेंगे। सुधर जाओ, नालायक। हम्म। फर्जी बातें करवा लो बस, देखो फर्जी बातें करवा लो, बहुत मजा आता है। पढ़ाई की बातें करो एकदम सन्नाटा। हम्म। अरे सच में ही बोल रहा हूँ, सच में ही बोल रहा हूँ। तुम अपने ऊपर भरोसा करो, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत काबिलियत है। सेल्फ डाउट करना बंद कर दो। तुम चीता थे, चीता हो, और चीता रहोगे। समझ रहे हो? चलिए। तो नाउ वी आर हैविंग सम मोर टर्मिनोलॉजी। एक दो टर्मिनोलॉजी और हैं, और उनको डिस्कस करके वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन फॉर फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री की बातचीत हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए। तो एक्सपोजर इंटरवल की बात कर रहे थे, कुछ नहीं करना। मान लो v इज द ग्राउंड स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट।
मान लो कैपिटल V इज द ग्राउंड स्पीड ऑफ द फोटोग्राफ, L इज द ग्राउंड डिस्टेंस, L इज द ग्राउंड डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द फ्लाइट लाइन। अरे L तो तुम्हें पता ही है, 1 माइनस पी एल इंटू एस इंटू एल। अरे हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, सब्जेक्ट खत्म हो रहा है सर, यहीं है, बस हो गया, हाँ, हो गया हो गया, इधर आओ, ठीक है। अगला देखो, द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव इंटरवल, टू सक्सेसिव एक्सपोजर क्या हो जाएगा? अरे भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं निकाल पाओगे टाइम? बहुत बहुत कठिन कंसेप्ट लगेगा क्या? अरे भैया, मुझे पढ़ाया गया था बचपन में, चाल बराबर दूरी बटे समय। अंग्रेजी मीडियम वालों को पढ़ाया गया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम की वैल्यू, समय की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे अगर दूरी और चाल पता है। अगर एयरक्राफ्ट कितनी दूरी कवर कर रहा है, एक अगर एयरक्राफ्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो किस एक्सपोजर इंटरवल में, किस टाइम इंटरवल में ये फोटोग्राफ क्लिक किए गए होंगे, ये नहीं बता पाओगे। बोलो भाई, बता लोगे ना? खेल खत्म। तो नाउ लेट्स सी द वन मोर टर्मिनोलॉजी, दैट इज द एयरबेस। पूछ लेते, कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं, तो इसलिए डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एयरबेस क्या होता है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन एयरक्राफ्ट बिटवीन द टू सक्सेसिव एक्सपोजर। एक एक्सपोजर, फोटोग्राफ यहां पर क्लिक करी गई है, एक फोटोग्राफ यहां पर क्लिक करी गई है, ये दोनों कैमरे की पोजीशन आपको दिखाई गई हैं, इसी के दोनों के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं एयरबेस। इसी के बीच के डिस्टेंस को आप बोलते हैं एयरबेस। इसी के बीच के डिस्टेंस को बेटा आप बोलते हैं एयरबेस। नाउ यहां से भी सवाल आते रहते हैं अलग अलग एग्जाम में, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कर्ब एंड ड्रिफ्ट, सॉरी क्रैब एंड ड्रिफ्ट, क्रैब एंड ड्रिफ्ट। कर्ब पढ़ेंगे हम लोग हाईवे में, तो मॉर्निंग में आपकी हाईवे क्लास चल रही है, तो अभी हम लोग इस बैच में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैब एंड ड्रिफ्ट का कंसेप्ट क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट समझो। आपने बोला एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। क्या बोले? जैसे फॉर एग्जांपल, ये एरिया कवर करने के लिए, ये एरिया कवर करने के लिए आपने ये डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट बताई कि सर ये हमारी स्ट्रिप है, तो तुम तो ये चाहते थे कि जिस समय तुम फोटोग्राफ क्लिक करो तुम्हें ऐसी फोटोग्राफ्स मिलें, तुम्हें ऐसी फोटोग्राफ्स मिलें, पर तुम्हें नहीं लगता है क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है, क्योंकि हमारा एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है तो थोड़ा बहुत इसके प्लेन में डिटोरिएशन होगा। बोलो, तो हो सकता है अगली फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाए, अगली फोटोग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाए। तो फोटोग्राफ की एजेस और फ्लाइट लाइन के बीच में अगर एंगल है तो उसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्रैब। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंगल फॉर्म बिटवीन द फ्लाइट लाइन एंड द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, उसको आप बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ क्रैब। सर सर ये ड्रिफ्ट का क्या गेम है ये भी बता दीजिए, लगे हाथ तो। सर ये ड्रिफ्ट का क्या गेम है ये भी बता दीजिए। ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ द फोटोग्राफ टू स्टे ऑन द प्री डिटरमाइंड फ्लाइट लाइन। देखो, तो अभी ये फॉर एग्जांपल ये फ्लाइट लाइन थी, आप चाहते थे ऐसे ऐसे फोटोग्राफ मिलती जाएं, ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स मिलती जाएं, बट एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है। इतने ऊपर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है,
विंड की इफेक्ट भी होगा, और विंड के इफेक्ट की वजह से, विंड के इफेक्ट की वजह से अब ये फोटोग्राफ कुछ ऐसे खसकते चले जा रहे हैं। अब ये फोटोग्राफ कुछ ऐसे खसकते चले जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को बोलते हैं ड्रिफ्ट। कह रहे हैं सर क्रैब और टिल्ट सेम लग रहा, देख रहे हो कंपैरिजन का लेवल देख रहे हो। टिल्ट वॉज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कैमरा एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ये तुम्हारा कैमरा है, ये तुम्हारा कैमरा है, इसकी इच्छाएं ये थी कि ये ऐसे मूव करे सीधा सीधा, और फोटोग्राफ क्लिक करता रहे। विंड की वजह से ये इस तरीके से डेविएट होता चला जा रहा है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट हो गया, फ्लाइट लाइन से भटक गया। फोटोग्राफ क्लिक करते समय हम चाहते थे कि ये फोटोग्राफ इस तरीके से मिले, बट इतने हाई वेलोसिटी से मूव करने की वजह से, इतने हाई एल्टीट्यूड की वजह से ये क्या हो रहा है, ये प्लेन जो था वो इस तरीके का ना मिलके फोटोग्राफ का प्लेन ऐसा मिल रहा है। ये आपकी इच्छाएं थी, आप ऐसा फोटोग्राफ चाह रहे थे प्लेन, लेकिन फोटोग्राफ ऐसा क्लिक हो जा रहा है। इसको बोलते हैं क्रैब, इसको बोलते हैं क्रैब। कर दिया बेटा, रिपीट कर दिया। तो इन दिस वे, in this way we have completed, in this way we have completed the discussion for the photogrammetry survey। आज की इसी क्लास के बाद, आज की इसी क्लास के बाद आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स, नंबर ऑफ फोटोग्राफ से रिलेटेड दोनों केस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ये है आपका होम असाइनमेंट, हो जाएगा। ये है आपका होम असाइनमेंट। कहीं पे भी कोई भी डाउट और कोई क्वेरी रह जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास, यू कैन डिस्कस विद मी इन द नेक्स्ट क्लास। तो कल के टॉपिक क्या हैं? बहुत बेसिक टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद द जीपीएस बेसिक्स, इन सभी का बेसिक, इन सभी का बेसिक, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ईडीएम के बारे में बात कर लेंगे, टोटल स्टेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज टॉपिक्स। क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, डीपीपी मिलेंगे। तो आई होप द एंटायर डिस्कशन till the photogrammetry, not only the photogrammetry, till the photogrammetry in surveying is clear to everyone। तो कल एक काम कर लेना, कल एक काम कर लेना, कोशिश करो पूरे सर्वेइंग को जो अब तक पढ़ा है समय निकाल के रिवाइज करके आओ। और कहीं पे भी अगर कुछ छोटे छोटे डाउट्स हैं, क्वेरी हैं किसी भी टॉपिक में, तो तुम मुझसे क्लियर कर सकते हो। अब तो पूरा सर्वेइंग पढ़ा दिया है ना, अब कहीं से भी पूछो। शुरू में पढ़ाना शुरू कर रहा था, पूछ रहे थे सर टेक्योमेट्री क्या होता है, सर को खुद ही नहीं पता था टेक्योमेट्री क्या होता है। अब तुमको पढ़ाते पढ़ाते पूरा पढ़ लिया है, अब पूछ लो। सो वॉट एवर टॉपिक वी हैव डिस्कस, अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, तो आप कल क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास फॉर दिस कोर्स, ठीक है। तो मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।